नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक्स में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या बैंक में आपका पैसा घट रहा है? आपको ऑब्वियस सा सवाल होगा, जवाब होगा, नहीं सर, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आज इसी पे विचार करते हैं, देखते हैं कि बैंक में पैसा हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है। हम लोग मुद्रा का चलन कैसे हुआ, यह जब इतिहास की क्लास में जाएंगे सॉरी, तो उसमें हम लोग देखेंगे पर बैंक की स्थापना क्यों हुई। यह हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते थे, विनिमय सिस्टम था हमारे पास। हम सामानों का आदान प्रदान करते थे। हमारे पास जिस चीज की हम प्रोडक्शन करते थे या जिस चीज की उपज हमारे पास थी, हमें दूसरे किसी चीज की जरूरत है, हम आपस में अदला बदली करते थे। इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बट चूंकि वैल्यू फॉर मनी नहीं हो पाता था, किसी के पास में ज्यादा दाम के या ज्यादा महत्व की चीजों से अगर बदलना पड़ता था तो उसे ठगा हुआ महसूस होता था। और उसके जगह पे एक व्यवस्था की गई कि नहीं, हम वैल्यू के हिसाब से मुद्रा का निर्माण करें, मुद्रा चलाएं, मुद्रा बनाएं, और एक्सचेंज भी जो होगा सामान का, सामान के बदले में मनी, और मनी से फिर सामान खरीदें। यह व्यवस्था आई। यह कैसे कैसे हुआ, जब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम लोग जिक्र करेंगे। उसी दौरान जो मुद्रा था, मुद्रा का महत्व बढ़ गया। सबसे ज्यादा लोगों को लगने लगा कि यह बड़ा वैल्यूबल चीज है, क्योंकि इसी से सामान खरीदा या बेचा या फिर एक्सचेंज किया जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश था। उससे पहले बैंक थे। आजादी से आजादी से पहले हमारे पास बैंक थे, और जनरली मुख्यतया उन बैंकों का उपयोग क्या होता था, व्यापार के रूप में किया जाता था। पर हम आजाद हुए और आजादी के समय हमारी पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि आधारित थी। हम कृषि से प्रोडक्शन करते थे, वही हमारे लिए विनिमय का साधन था। हम किसी भी सामान को अपने कृषि उत्पाद से अदला बदली करते थे। कैश हमारे पास होता नहीं था। अगर हम कृषि सामान को हमने बेचा, अपने उत्पाद को बेचा, तो हमारे पास जो कैश आया, हम चूंकि वो मेरे लिए बड़ा वैल्यूबल था, तो हम उसको क्या करते थे, होल्ड कर लेते थे। और होल्ड कैसे करते थे, जो सरप्लस पैसे थे उससे हम जमीन खरीद लेते थे, सोना खरीद लेते थे, या फिर अगर हमें इसकी समझ नहीं होती थी तो उस पैसे को हम जमीन में गाड़ देते थे। अब ये जो मुद्रा है, मुद्रा का बेसिक नेचर क्या है, फ्लो होना, हस्तांतरण होना, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। इसीलिए आपने रुपये के ऊपर में लिखा हुआ देखा होगा, मैं धारक को इतना रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वो मेरे हाथ में जितना है, अगर हस्तांतरित होकर के गया, हमने किसी से सामान खरीदा, उसके पास पैसा गया, उसने फिर किसी को दिया, तीसरे के पास गया। इस तरीके से हमारा जो कैश है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो इसका बेसिक नेचर क्या है, फ्लो होना। और अगर हम किसी चीज को होल्ड कर दें तो उसके बेसिक कैरेक्टर को ही खत्म कर दे रहे हैं।
अगर इसको हम दूसरे भाषा में समझने की कोशिश करें तो पैसा ग्रोथ तभी होता है जब वो फ्लो होता है। क्योंकि ट्रेड जब हो रहा है, व्यापार जब हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में मुद्रा जा रही है, सामान का एक्सचेंज हो रहा है, उसके जगह पे मुद्रा हम दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हाथों में जाएगा इसका मतलब है कि उत्पाद उतना ज़्यादा बिक रहा है या खरीदा जा रहा है। ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं तो जो हमारी इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे डोमेस्टिक उत्पाद हैं, वही तो पैसे लाता है ना, वही पैसा कमाता है। उस उत्पाद में कई एक चीजें होती हैं। हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो विदेशों में बेचते हैं, वो भी पैसा कमा के लाता है। हम जाकर के विदेशों में काम करते हैं या कहीं भी अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले में जो हम अर्न करते हैं वो भी जीडीपी का हिस्सा है। सो यहां हम ये हम जीडीपी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कैश फ्लो होता है तो उससे क्या क्या होता है। तो हमने क्या किया, उस कैश को होल्ड करना चालू कर दिया। मीन्स कैश के बेसिक कैरेक्टर को हमने खत्म कर दिया। तो बैंकों की स्थापना हुई कि भाई ये बैंक जो है इस पैसे को मोबिलाइज करेगा, और वो उसका रूप आज देखिए कि आज हमें कैश हाथ में चाहिए क्यों, सामान ही तो खरीदना है ना, बैंक में रहने दो, एक हाथ से दूसरे जगह चला जाएगा, दूसरे के अकाउंट में। डिजिटल पेमेंट जो आप देख रहे हो, अभी भी बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है। एक कॉन्फिडेंस उसका खत्म हो जाता है। उसी के जगह पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपको दिया गया कि नहीं आप इस पैसे को होल्ड करते हो। ये होल्ड में क्यों रहे, बैंकिंग सिस्टम में रहेगा तो फ्लो होगा। इसी के चलते आप पे पाबंदियां भी लगाई गई कि ठीक है, कंटिजेंसी के लिए, आपदा के लिए अगर आप कुछ कैश रखते हो तो कुछ लिमिट तक आपको छूट है, इससे ज्यादा आप घर में रख भी नहीं सकते। ये अलग बात है, जो जमाखोर हैं, कालाबाजारी वाले हैं, वो कैश को होल्ड करते हैं, बट इसका असर हमारी देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। अब जब उसकी क्राइसिस है हमारे पास तो हम तो होल्ड करेंगे, कुछ भी कोई बोल दे। तो बैंकों ने हमसे कहा, सरकार ने कानून भी बनाया, कानून को हम लोग धता बता करके फिर भी पैसा होल्ड करते थे। तो बैंकों ने कुछ इस तरीके से स्कीम्स लाए, और लोगों को जागरूक किया, लोगों को पूछा कि आप पैसा रखते क्यों हो। क्या कारण है। तो उन्होंने सबसे पहला जो कहा कि हम जो छिपा के रखते हैं वो कंटिजेंसी के लिए रखते हैं, आपदा के लिए रखते हैं कि अगर हमको जरूरत हुई तो हम निकाल लें इसको। तो उन्होंने इस तरीके से समझाया कि शायद आप कंसर्न हैं, पहला क्या, अपने पैसे की सेफ्टी को लेकर के। क्योंकि इसका क्राइसिस था, एक के पास क्राइसिस है इसका मतलब दूसरे के पास भी क्राइसिस है। ये सरप्लस नहीं है मनी लोगों के पास, क्योंकि आपके पास जो उत्पाद हैं उसी के हिसाब से आपके पास कैश भी होंगे, मनी भी होगा। दूसरा, जब आपको इसकी जरूरत हो तो आपके पहुंच में हो, रिच में हो कि आप उसको यूज कर पाए, अदरवाइज पैसा होने का मतलब ही क्या है। सो दूसरा कंसर्न क्या था, लिक्विडिटी। और तीसरा कंसर्न जो था, जो पैसे के बेसिक कैरेक्टर में होता है, कि पैसा बढ़ना चाहिए। क्यों, कैसे, आगे बात करेंगे उस पर हम लोग। ग्रोथ।
इसीलिए हम पैसे को बचाते हैं, बचत करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग सेविंग कहते हैं। हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होते थे, क्योंकि जमीन के नीचे वो ग्रोथ लेगा कैसे? पैसा तो ग्रोथ तभी लेता है जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। बट हमारा ये दो कंसर्न जो है ये मीट आउट हो रहा था। सेविंग, बचत। सेविंग हम लोग करते क्यों हैं? अपनी आपदा के लिए। तो बैंक ने कहा, क्योंकि आप कोई भी आदमी इतनी आसानी से बैंक को पैसा नहीं दे देगा, थोड़ा उसने लोभ दिया। वो इकोनॉमिक्स की बातें हैं कि पैसा फ्लो में रहेगा तो वो ग्रोथ लेकर के आएगा ही आएगा। तो बैंक तो ये बात जानती थी, सरकार जानती थी, इकोनॉमिस्ट जानते थे, बट आम पब्लिक नहीं जानती थी कि पैसा भी ग्रो होता है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ग्रोथ भी देंगे। तो कितना देंगे सेविंग परसेंट पे? 3.5-4% ले लीजिए, ये ग्रोथ देंगे। पब्लिक बड़ा खुश, ठीक है भाई, हम आपको देंगे पैसा, चूंकि सरकार हो आप, तो पैसा तो मेरा डूबेगा नहीं। ये अलग बात है कि बैंक भी डूबते हैं, और हमारे डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में अगर बैंक डूब गया क्या मिलेगा वो सब कभी और बात करेंगे। बट हाँ, इतना कह सकता हूं कि जितना पैसा हमने रखा है अगर बैंक डूब गया तो उतना नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी, पहले हम बैंक में जाते थे, विड्रॉल फॉर्म भरते थे, अपना निकाल लेते थे हमारी जरूरत के हिसाब से। हमारी लाइफ उस समय इतनी फास्ट नहीं थी, सो हम बैंक में जाकर के उतना टाइम स्पेयर करना हमको अच्छा लगता था, या मेरी मजबूरी थी, जो कहें से। या फिर हमें इतना पता ही नहीं था कि मेरा पैसा निकालने के लिए, मेरा ही चीज लेने के लिए हमें किसी के आगे जाकर के मांगना क्यों पड़ेगा। एनीवे, समय बदला, दुनिया बदली, हमने बैंक से डिमांड करना चालू किया कि मुझे लिक्विडिटी जल्दी चाहिए, इमीडिएट चाहिए। उन्होंने डेबिट कार्ड मुझे पकड़ा दिया कि ये लो, आपका पैसा है, जब मर्जी तब निकाल लेना। बट इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी लगाया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया? कि आप इतना बार ही विड्रॉल कर सकते हो। और लॉजिक क्या था? कितना बार आपका कंटिजेंसी आएगा? आप बचत कर रहे हो कंटिजेंसी के लिए नहीं, ये बचत खाता है। इसीलिए 5 ट्रांजैक्शन या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उस पर बैंक चार्ज करती है। अब यहां पे सवाल उठता है कि आपके पास एक महीने का कैश फ्लो क्या है? अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, तो कितना आपके बचत में होना चाहिए? आपदा के लिए हर कोई रखता है कि भाई पता नहीं कल के डेट में कोई आपदा आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो हमें पैसा कौन देगा? क्योंकि मेरा नेक्स्ट सैलरी डेट या मेरा नेक्स्ट पेमेंट डेट आगे है, कभी पेमेंट डिले हो सकता है, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाए, या और भी कई एक तरीके के खर्चे होते हैं। तो एक थंब रूल है, ये कोई किताबी या किसी इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ नहीं, एक थंब रूल है कि इतना हमको बचत करना चाहिए, सेविंग हैबिट डालनी चाहिए 30%। सपोज करो कि मेरी सैलरी 10,000 है। अब जो हम बजट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जितना आपका इनकम रहेगा उसी के हिसाब से अपने खर्चे को आप प्लान करेंगे, बजटिंग करेंगे। तो आपने अपने खर्चे को कहां पे रिस्ट्रिक्ट किया? 7,000 पे। और 3,000 रुपये आप कहां पे डाल रहे हो? यहां बचत खाते में डाल रहे हो। ओबियस है, सब समझ में आ रहा है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। हाँ भाई 10,000 मिला, चलिए थंब रूल को ही फॉलो करते हैं, 3,000 रुपया बचा लिए हमने।
सो आपने एक हर आदमी की कंटिजेंसी, हर आदमी की आपदा का एक उन्होंने बनाया हुआ कि हाँ अपने इनकम में से इतना हम खर्च कर सकते हैं। खर्च करने को तो लोग लाखों करते हैं, करोड़ों करते हैं। या यूं कहें कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरी 10,000 की कमाई है, 3,000 जो बचाया है उसमें से हम इलाज चाहेंगे कि हम उसी में से करा लें, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो संसाधन हम जो ढूंढते हैं ना, आपके पास जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसी में से ढूंढते हैं। कोई करोड़ों वाला हॉस्पिटल भी जाता होगा। हमारे घर में गेस्ट आ जाएंगे, हम घर में कुछ सामान ला करके घर में बना करके उनको अच्छे से खिलाएंगे। किसी के पास, जिसके पास ज़्यादा सेविंग है, ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा बचत है, वो 5 स्टार होटल में भी खिलाएगा। बट मैं एक आपके पास या हमारे पास की जो सेविंग है या हमारी जो इनकम है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वो वही करता है जो उसको लगता है कि मैं इतना एफर्ट कर सकता हूं। अब 3,000 इसने बचा लिया। बैंक आपको सेविंग खाता, बचत खाता देता है। आप लोग मैक्सिमम लोग सेविंग अकाउंट खोले हुए हो, उसमें पैसा आप रखते हो। अब अगले महीने फिर आपको सैलरी मिली 10,000, 7,000 अपने खर्चे के लिए रखा। ये मैं मिनिमम की बात बता रहा हूं। कोई 50% बचा ले, इनकम अगर उसका बहुत ज़्यादा है तो बचेगा, क्योंकि उतने एक्सपेंस तो उसके होंगे नहीं। बट इतना बचाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। अब इस महीने में इसने 3,000 फिर बचाया। आपको एक महीने की एवरेज कंटीजेंसी क्या है? 3,000 आपने प्लानिंग किया है। अभी अब आपके बचत खाते में कितना हो गया? 6,000 रुपया हो गया। बैंक आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, आपके 6,000 पे भी। अब मेरा यहां पे सवाल है, ये 3,000 की ही आपको जरूरत है। कंटिजेंसी आपने प्लान किया है 3,000 का ही, वहां सरप्लस 3,000 हो गया। इस 3,000 को अब आप क्या करोगे? यहीं छोड़ोगे या निकालोगे? आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश की जो मूल्य का ह्रास है, दाम का ह्रास है, वो क्या है? वो मान के चलिए 6%। ये फ्लक्चुएट करता है 5%, 6%, 7%। जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन को अपनी भाषा में आप समझो। ये बड़ा डिटेल चैप्टर है, बट हम आपको छोटी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं जिसे आप समझ सके। हो सकता है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना हो, तो आपके लिए बड़ा भारी शब्द होगा डिप्रिसिएशन क्या है। जिस चीज को हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी एक समय, जैसे मान लीजिए हमने कार खरीदा, आज उसकी कीमत जो है 10 लाख रुपये है, और पहले साल में हमने यूज भी किया, मशीन का वेयर टेयर हुआ, टायर का वेयर टेयर हुआ। कहने का मतलब है हमने यूज किया, कंज्यूम किया। अब उसकी जो है वैल्यू गिर जाएगी। क्या गिरेगी? पकड़ लीजिए 30% अगर गिरती है तो 10 लाख की गाड़ी 3 लाख रुपया माइनस कर दीजिए, अगले साल उसकी वैल्यू क्या हुई? 7 लाख रुपया। उसी तरीके से हमारे पैसे का वैल्यू भी गिरता है। अब इसको थोड़ा मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं। आपने बचत किया, आज से बचत चालू किया, 100 रुपया महीना, साल भर के अंत में 1,200 हो गया। बचत आपने किस लिए किया था? ये मार्कर खरीदेंगे। उस समय, जिस समय आपने इसका दाम पूछा था, उस समय 1,200 था।
अब आप 100 रुपया जमा करके 12 महीने में 1200 रुपया जमा करते हैं, आप खरीदने जाते हैं, पता चलता है कि इसका कीमत हो गया 1300 रुपया, और आप अपनी भाषा में बोलते हैं मार्कर महंगा हो गया। बट इसको कॉमर्स की भाषा में अगर समझेंगे, आपका पैसा सस्ता हो गया, इसका मूल्य वही है, आपका पैसा डिवेल्युएट कर गया। और अपनी भाषा में अगर हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आपका पैसा डेप्रिसिएट कर गया। अब यहां पे अगर 6% का डिप्रिसिएशन चल रहा है और आपको बैंक दे रही है 4%, तो 2% के हिसाब से आपका पैसा टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, घट रहा है। ये भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, लाखों लाख रुपए जो है सेविंग अकाउंट में डाल के रखते हैं। इसके कई एक कारण हैं। एक है फाइनेंस, कॉमर्स की उनको समझ नहीं है, पैसे की समझ नहीं है, इकोनॉमी कैसे काम करती इसकी समझ नहीं है, बचत किसको कहते हैं उसकी समझ नहीं, उनको बस एक बैंक में खाता चाहिए। बहुत सारे लोग अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि ये तो कंटिजेंसी के लिए, आपदा के लिए ये है, बचत है। रोज आपको, हर समय आपको आपदा तो आ नहीं रही है दिन में 3-4 बार, और 3-4 बार अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप किसी और पर्पस के लिए निकाल रहे हो, व्यापार कर रहे होगे। और व्यापार कर रहे होगे तो फिर इस खाते से अलाउड नहीं है, फिर आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और करंट अकाउंट में बैंक कहती है कि मैं आपको वो फैसिलिटी क्यों दूं उधार में, आपको हर चीज के लिए पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है। अब करंट अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, पैसे को तो वो कैश फ्लो कर लेते हैं, चलिए उस पर कोई चार्ज नहीं करता, बट बाकी सर्विसेज के लिए वो चार्ज करता है, और करंट अकाउंट पे आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देता है। यहां पे देता है तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कहने का मतलब है आपको इन चीजों का मतलब समझना पड़ेगा। हम समझते ही नहीं कि किसको करंट अकाउंट बोलते हैं, किसको सेविंग बोलते हैं, इसकी जरूरत क्या है, क्यों चाहिए। क्योंकि ना हमें स्कूल में एक बेसिक इसकी समझ भी नहीं दी गई है, ना हम पॉकेट मनी जानते हैं, ना हम कैश के बारे में जानते हैं। हमारे परिवार में अब तो आजकल के जनरेशन में लोग पॉकेट मनी देने भी लगे हैं, बट पहले के जनरेशन में तो पॉकेट मनी मिलता भी नहीं था। कोई बड़े या कोई गेस्ट आपके घर में आए, पैर छुआ तो हमें 10-20 रुपया दिए। मनी मैनेजमेंट आता नहीं था, तो टेंशन ये था कि इस पैसे को पहले खत्म कर दो, क्योंकि पहले भी पैसा नहीं था। अब पैसा आ गया तो उसका मैनेजमेंट तो आता नहीं है, तो वो 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये को पहले हम खत्म करना चाहते हैं। खा पी के खत्म कर दिया, अब टेंशन खत्म। ये इसलिए क्योंकि हमें कभी भी नहीं बताया गया कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। अब जब आपको यह पता चल गया कि मेरा पैसा बैंक में घट रहा है, मेरा रुपया घट रहा है, अगर हम सेविंग में रखे हैं तो पैसा बढ़ेगा कैसे, आपका दूसरा सवाल आएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी जगह हैं जहां पे मेरा पैसा बढ़ सकता है। तो
पहले हम उसके कैरेक्टर को समझ लें। क्या कैरेक्टर होगा? हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि भाई यहाँ 4% ही मिल रहा है, पैसा मेरा टूट रहा है, हमको ग्रोथ चाहिए। कितना? 6% तो चाहिए ही चाहिए मेरा कैपिटल इंटैक्ट होने के लिए, मेरा पैसा से जितना पैसा उतना रहने के लिए। बट डिप्रिसिएशन हो रहा है। मैंने इस मार्कर का एग्जांपल दिया कि 1 साल के बाद मेरा वो 1200 रुपया इसको खरीद नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि मुझे कैपिटल ही सिर्फ इंटैक्ट नहीं रखना है, कैपिटल में ग्रोथ भी चाहिए। तो मेरा प्रायोरिटी अब क्या हो गया? ग्रोथ फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया? वैसा इन्वेस्टमेंट करके ही क्या फायदा जब हमको जरूरत तो मिले ही नहीं, लिक्विडिटी। और तीसरा क्या हो गया? सेफ्टी इसके बाद। इसका मतलब है कि हम जो है रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि कंटिंजेंसी आपदा के लिए तो हमने यहां पे रख दिया है। जो मेरे पास सरप्लस पैसा है वो हम इधर ले जाएंगे, जिसको रिस्क एपेटाइट कहते हैं। अब रिस्क एपेटाइट क्या होता है? हम खाना खाते हैं, कितना खाना खा के हम पचा सकते हैं। यही है रिस्क एपेटाइट। बच्चे को देखिए, वो कितना भी खा लेते हैं, पचा लेते हैं, क्योंकि अभी उनका क्या है? किडनी, लीवर सब फ्रेश है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम अपने डाइट को कंट्रोल करने लग जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अब हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं। तेल, मसाला ये सब एकदम कम कर देते हैं, उसमें भी हम रूटीन बना लेते हैं। उसी तरीके से लेसर द एज लेसर द रिस्क। आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका रिस्क कम है, क्योंकि अगर आपका पैसा डूबता भी है इन केस, तो आपके पास अभी एज है कमाने को, आप कमा लेंगे। हायर द एज हायर द रिस्क। एज आपका ज्यादा हो गया, रिटायरमेंट के पैसे हैं, पेंशन का पैसा है, अब आप रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा। तो ये जो रिस्क है, इसी रिस्क को हम क्या करते हैं? हेज करते हैं, बाड़ लगा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो क्या हुआ? जैसे आपके पास ड्रेस है, बहुत सारा ड्रेस है, तो आपने एक पार्टी के लिए रखा है, आपने एक स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, इस तरीके से आपका अलग अलग, एक ठंडे के लिए, गर्मी के लिए, कई एक तरीके के आपके पोर्टफोलियो हैं, ड्रेस का पोर्टफोलियो। उसी तरीके से हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट है ना, तो अलग अलग जगह पे उसके रिस्क के नेचर को देखते हुए हम इन्वेस्ट करते हैं। अब कहां पे है इसका? कहां कहां जाकर के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम गोल्ड में कर सकते हैं इन्वेस्ट, हम बैंकिंग में जाके कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस, जो सबसे मेन चीज है, इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, किसी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, और वो किस चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो एक समझ मैंने डेवलप करने की कोशिश की। एक सतही तौर पे मैंने आपको फाइनेंस समझाने का कोशिश किया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिस्क क्या होता है, और कैसे आपका डेप्रिसिएशन के चलते जो पैसा आपने बैंक में सेविंग खाते में रखा हुआ है, बिना ये जाने हुए कि उसमें इसको इतना पैसे को रखना है या नहीं रखना है, वो पैसा आपका टूट रहा है, आपके कैपिटल टूट रहे हैं, आपका कैपिटल जो है इंटैक्ट नहीं है, कैपिटल में ग्रोथ नहीं है। और कैपिटल में ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आने वाले जो आपके फ्यूचर प्लान है, जो आपने सोच के रखा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, फॉरेन टूर, अपना मेडिकल एक्सपेंस, वो उसको मीट आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय उसके प्राइस बढ़ चुके होंगे। दूसरी भाषा में कहें, आपके पैसे की कीमत घट चुकी होगी, क्योंकि यहाँ 4% मिल रहा है, डिप्रिसिएशन 6% का है, 2% से आपका कैपिटल ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। उम्मीद है
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस किसको कहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस किसको कहते हैं, कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के और अलग अलग क्या क्या पैरामीटर हैं, अगर आपकी इंक्वायरीज आते हैं, अगर आपका कमेंट्स आता है, तो निकट भविष्य में मैं आपके सुझाए गए सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लास्ट में ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं चाहता हूं कि मैं किताबी शब्द, किताबी ज्ञान के हिसाब से ना बताऊं, मैं व्यवहारिक बातें करूं और बातों बातों में आपको एक समझ पैदा करूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।